बड़ी अदालत अगर लोकतंत्र में कहे तो वो जनता ही होती है और उसका अपना एक फैसला होता है, लेकिन मानना चाहिए। यहाँ वो आप ये नहीं कह सकते कि फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ। अदालत के फैसले में तो कर सकते हैं, लेकिन जनता का अपना एक फैसला होता है। खैर, हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो लगातार कर्नाटक के चुनाव में हमारे साथ में जुड़ते रहे। ओम सैनी साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। ओम जी, क्या लगता है आपको, ये पूरा जो कैंपेन है विकास के एजेंडे से हट करके लास्ट में होते होते बजरंग बली पे चला गया था, लेकिन मैं रुझान जो देख पा रहा हूं उसके हिसाब से तो कांग्रेस के लिए सुपर ऑक्सीजन की बात कही जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट है और 37 ईयर्स से आप देख रहे होंगे कि अभी वो कभी कौन ये जैसे खो खो का खेल खेलते हैं, एक उधर, तो वो सारा मसला चलता आ रहा था। तो या तो इसे कैसे देखें, अब की बार कांग्रेस की सरकार या फिर कांग्रेस की बननी थी? नहीं, ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कि इस पे 2 निगाह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि क्या जो इश्यूज काफी अरसे से चर्चा में रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ये वैसे कुछ अखबारों ने इस तरह की कोशिश की है कि स्थानीय मुद्दों पे बात हुई है। मैं कहता हूं नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में सारी चीजें सामने आई है। स्थानीय मुद्दा तो सिर्फ 40% वाला था जिससे कि आपने पूरे इलेक्शन में एंट्री कर गए। उस एंट्री के साथ में आपको दिलचस्पी से सुना जाने लगा। बाकी सारी बातें वही राष्ट्रीय मुद्दे पर थी। महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, साथ साथ में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से परेशान है। तो ऐसे में निर्णायक चीजें होनी चाहिए और निर्णायक स्थिति जो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती थी उस तरीके से जैसे नजर आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का जो ऑर्गेनाइज चुनाव कैंपेन ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो बड़ा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव और अंदर तक घुस जाता है। तो दूसरे जो प्रतिपक्षी हैं वो कांप जाते हैं कि पता नहीं हमारी नैया इसमें बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन इस बार जनमानस ने ये बताया है कि हमारे लिए मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जनता ही मालिक होती है अंततः डेमोक्रेसी में। और ये रुझान आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है आदमी को रोजगार की होती है। और किसी ने सही कहा है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये सबसे जरूरत और मूलभूत सुविधाओं की बात होती है। हर व्यक्ति को फिक्र इसी का होता है कि मेरा घर ठीक से चलना चाहिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से हो, बच्चों का ठीक से जीवन संवर सके, यानी कि रोजगार के अवसर मिल सके, 2 जून की रोटी मिल सके, रहने को मकान चाहिए, और क्या चाहिए आदमी को। बाकी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप साइकिल पे चल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बस उसका जीवन सही चलना चाहिए। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे राज्यों में हम लोगों के पास में जाते हैं, बात करते हैं, 2 से 3% लोग होंगे जिनकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है कि मैं साइकिल से चलता हूं, सीधा प्लेन में बैठना चाहता हूं। होनी चाहिए, उसे कोई खारिज नहीं करेगा, लेकिन भारत का व्यक्ति अपने आप में एक संतुष्टि जिसकी बात होती है, वो प्याज रोटी खा करके भी संतुष्ट हो सकता है, लेकिन उसको तसल्ली से मिलती रहे, कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वो 3 सब्जी और रोटी खा करके भी मस्त रहता है, और जिसकी थाली का कुछ खुद को ही पता नहीं है कि कितनी चीजें और क्या है, वो भी खुश है, लेकिन उनको फिर बाद में दलिया भी खाना पड़ता है रात को सोने से पहले। ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। ये चुनाव 2024 के नजरिए से देखा जा रहा था। मैं इसे सेमीफाइनल तो नहीं कह सकता, क्योंकि 3 बड़े राज्यों के चुनाव 24 से पहले होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें 3 में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, 1 राज्य में चली गई, 2 में बचा पाए। लेकिन ये चुनाव जैसे ही चला, हिजाब यहां से निकला, जिसको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल से काफी कुछ चर्चाओं में रहा सियासी गलियारों में। उसके बाद में कांग्रेस ने बजरंग दल की बात कही कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे पीएफआई के साथ में जोड़ करके। कैसे कि अगर वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अवांछित तत्व अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम बैन कर देंगे। ना केवल कर्नाटक में, पूरे उत्तर भारत तक पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी, लेकिन सियासी गर्मी इतनी थी, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, कहीं पे कुछ। तो एक कर्नाटक को लेकर के हर एक्सपर्टीज ये बात कह रहा था कि कांग्रेस ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मैं जो जेडीएस की सीटें देख रहा हूं और जो वोटिंग देख रहा हूं जेडीएस के पक्ष में जाती हुई, वो मुझे लगता है कि डाइवर्ट हुई है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि मुस्लिम मतदाता खासकर मैसूर और यहां पे था, वो जेडीएस के कारण दोनों तरफ जाता था। और ओवैसी साहब का तो आता पता ही नहीं है कहां पे हैं वो। तो ये बेनिफिट भी लग रहा है आपको, क्योंकि मैजिक नंबर कांग्रेस पार कर चुकी है सरकार बनाने की। तो यहां एक ये चुनाव एक अलग तस्वीर भी तय करेगा कि हर जगह आपका पोलराइजेशन वाला मुद्दा नहीं चल सकता, डेवलपमेंट जनता का प्रमुख मुद्दा होगा।
योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं जन टीवी परिवार को 11वीं वर्षगांठ पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद। और नो डाउट हमारी तरफ से भी हम भूल गए साहब, हमारी तरफ से भी नो डाउट जन टीवी इज बेस्ट। और बहुत आपको सारे जन टीवी परिवार को बधाई। अब जहां तक कर्नाटक की सवाल है, उसमें देखो मैं यहाँ जो वैसे तो जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ यहाँ कि कांग्रेस को भी कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। जो उनके नेता आंधी चलाने की बात कर रहे थे, 150 सीट बात करने की बात कर रहे थे, वो आंधी नहीं चली। अब ऐसा जादुई आंकड़ा बिल्कुल किनारे किनारे घूम रहा है। अगर जेडीएस थोड़ा और वोट काट के वोट ले जाती तो बड़े लाले पड़ जाते। अब भी 110 सीट पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। जो सत्ता में पार्टी है वो 80 के आसपास घूम रही है। पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने इस बात को आपको कहा था कि ये 80-100 बहुमत का आंकड़ा मुश्किल लग रहा है, सहायता जरूर लेनी पड़ेगी दोनों को। जंटियों ने इस बात को वो किया था। तो मेरा इस बात में ये मत है कि जो आप ये बात करो कि मुद्दों पर हुआ, मुद्दों की बात चली, यहाँ कोई ऐसी चीज मुझे चलती हुई नजर नहीं आई बिल्कुल भी। अब जेडीएस का जो वोट है वो कांग्रेस को ज्यादा जाने में कामयाब हो गई 2-3%। उससे क्या है कि उनकी सीट 108 अब 108 पर आ गई, बहुमत से नीचे आ गई है कांग्रेस 108 पे। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। एक 127 दिखा रहा है, एक 115 दिखा रहा है, एक 108 दिखा रहा है। मैं बेंगलुरु के जर्नलिस्ट के आंकड़े बता रहा हूँ सर, वो बता रहे हैं 109 108 पे, मोबाइल सामने है, वो कह रहे हैं कि जो उनका जो बात हो रही है ना, जो चर्चा होती है जी जी, तो बहुमत के आसपास जो सुई चल रही है जादुई आंकड़े के, इसमें आप कांग्रेस को खुश होने की बात नहीं कर सकते। जितनी जबरदस्त जोर लगाया गया इसमें तो अब तक 150 पार कर जाना था अगर आंधी होती तो। योगेंद्र यादव वगैरह। तो आपको लगता है बजरंग दल का एक कारण रहा इसको नुकसान होने में? लगता है लास्ट में बजरंग बली का मुद्दा था, वो 4-5% वोटों को इधर उधर कर गया। वो बजरंग बली की जो आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली बजरंग बली का वार है। तो मैं इस बात को योगेंद्र जी कहता हूँ कि कांग्रेस को बहुत बड़े मंथन की जरूरत है। हालांकि उनको बधाई कि अच्छे वोट लेकर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगी वो बहुत नीचे जा रहे हैं। जेडीएस तो साफ होती नजर आ रही है। हो सकता है कि अब उनको कोई किसी को जरूरत ना पड़े, क्योंकि निर्दलीय भी 7-8 सीट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मुद्दे गौंड हुए और यहाँ लफबाजी वाले मुद्दे जो है वो ज्यादा चले। अगर मुद्दों की बात होती, भ्रष्टाचार के जो पेज चले थे उसके बात होती, तो फिर कांग्रेस को पहले ही उसमें पूर्ण बहुमत मिलना तय था, जो बड़े बड़े पेज के विज्ञापन छपे। तो मुझे ये सर बड़ा ही, और प्रियंका गांधी ने जान लगाई, सोनिया गांधी लास्ट में गई, जो जितने वो थे, नरेंद्र मोदी इधर लगे रहे, अमित शाह लगे रहे, तो दोनों ही पार्टी के नेता यहाँ जनता के सामने नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। जनता ने जो फैसला दिया है वो अलग तरह से जुड़ा हुआ है किसी क्षेत्र में। अब आप ये देखो कि जो इनके डीके शिव कुमार है, जिनकी रैली में अथाह भीड़ थी जगन्नाथ जी की यात्रा की तरह, वो मात्र 20-25 पे टिक रहे हैं आज लीड में। एक बात और लग रहा है आपको प्रमोद जी, एक चीज और लग रही है आपको कि ये जो नए प्रयोग जो बीजेपी ने किए उसका भी नुकसान हुआ है। येदियुरप्पा का साइडलाइन करना, कोई बड़ी संख्या में उनके जो जिस जाति से समाज से आते हैं उनके बड़ी संख्या में वहां पर निर्णायक मतदाता होते हैं, क्योंकि येदियुरप्पा साइडलाइन बने रहे। और नए प्रयोग जो किए गए वहां पे कांग्रेस और बीजेपी में जिन लोगों को लिया गया, फिर बीजेपी, क्योंकि ऑलरेडी जो विधायक बीजेपी के टिकट से हारे हुए थे कांग्रेस के विधायकों से, वो लोग फिर उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया। आई थिंक 40 के आसपास वहां पे बागी के रूप में चुनाव लड़े। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस नुकसान का मैं जिक्र का जवाब मैं श्याम शर्मा जी से लूंगा। श्याम जी, क्या लगता है, यह प्रयोग मध्य प्रदेश में भी हुआ है और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस बीजेपी ने किया है, तो नुकसान आगे हो सकता है कि बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल से वो घाटा पाटने की तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन जो मंसूबे पाल के बैठा, देखिए अभ्यर्थी कोई भी होता है, इंटरव्यू तक पहुंच जाता है तो एक चांस और लेना चाहता है। वो जो विधायक बन गया या जिसको टिकट पार्टी का मिल गया, वो हार गया कुछ मतों से, आपने सिटिंग एमएलए को अपनी ओर कर लिया, यानी कि परिवर्तन करा दिया उसको। लेकिन वो टिकट जिसको मिल चुका वो कुछ ही मतों से चुनाव जरूर लड़ेगा, जिसका नुकसान मैं बीजेपी को यहां देख रहा हूं कर्नाटक में। तो ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में जिन राज्यों के अंदर हृदय परिवर्तन करा के सरकार बनाई है, वहां बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसा?
देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से गुजरात में दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो नीति अपना रहे थे, वो कर्नाटक में अपनाना शुरू किया उन्होंने। उनको ये पता नहीं था। देखिए येदियुरप्पा निश्चित तौर पर जिस तरह से रचे बसे थे और उनका वर्चस्व था, उनको कहा आप साइडलाइन में रहिए, आपके पुत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस प्रकार से सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार के जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं, जो कुछ पिछले टाइम में भी देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से आप रुझान देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे सरकार चलाने में आसानी होगी। अगर जेडीएस का सहारा लेना पड़ा तो देखिए कुमार मंगलम या उनके पिता जो है, जो प्रधानमंत्री रहे, वो निश्चित रूप से दिक्कत करेंगे, या देवगौड़ा निश्चित रूप से दिक्कत करेंगे, आगे पहले भी दिक्कत कर चुके हैं। तो इसलिए निर्दलियों का सहयोग लेकर के बनाएंगे तो दिक्कत कम आएगी फिर भी। लेकिन भाजपा शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि देखिएगा आप 1 साल, फिर उसके बाद, क्योंकि उनको तो चुनाव लगता है ना 2024 में अगर ये स्थिति बनी तो मोदी जी का अब जो वर्चस्व है, बजरंगबली की जय बोल करके वोट लेना चाहते हैं, सब जनता पहचानती है। देखिएगा कि फ्री सिलेंडर ले लो, फ्री ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारी चीजें कहा था उन्होंने, कहा कि अटल आहार भी ले लो, जनता ने कहा नहीं। ये सब चीजें तो हम भी देखते आए, और निश्चित रूप से आप देखिएगा 37 साल में एक बदलती है सरकार, टिकी नहीं रहती है। तो बदलाव की बयार है, और बदलाव की बयार से निश्चित रूप से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी, और कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में देश में बन सकती है। बार बार जो कह रहा है दक्षिण का दरवाजा अगर खुल गया तो फिर ये निश्चित तौर पर। श्याम जी, ये तो सब देखिए, जहां जिस रूट से आपको ठीक हवा लगती है वही बेहतर लगता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि कांग्रेस अभी कह रहे कि जिसका दक्षिण का द्वार खोला वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि नॉर्थ ईस्ट में जब भाजपा सरकार बना रही थी तो बीजेपी ऑफिस के अंदर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे ठीक होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और 2019 के चुनाव पे उस को मान करके भी वो चल रहे थे। मैं समय थोड़ा कम, एक बार और आना चाहूंगा, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, एक बात अभी प्रमोद जी ने कही कि बजरंग दल वाला मामला अगर नहीं होता कांग्रेस के पास में, इसे नहीं छेड़ते क्योंकि बीजेपी राय का पहाड़ बना सकती है। वो बैन क्यों लगाना चाहते हैं उसको नहीं बुना पाए, लेकिन बजरंग बली पर बैन होगा, बजरंग दल नहीं, बजरंग बली पे बीजेपी ने इसे भरपूर बुनाने की कोशिश की। अगर ये प्रमोद जी का मानना है कि 4 से 5% वोट और आ सकते थे कांग्रेस के खाते में अगर इसे नहीं छेड़ते। ना, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो स्थापित मूल्य हैं उनको लेकर के आगे चली है। उनके लिए खोना और पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपनी पहचान इंपॉर्टेंट रखती है। ये जो राजनीति के यथार्थ को आप अपने धूमिल करके और ताकत हासिल करना, यह स्थायी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा सब कुछ किया ना, ये सारा का सारा। जैसे अभी बजरंग बली वाला सिलसिला, बजरंग दल का स्वरूप आतंकी ही है, तो आतंकी कहा जाएगा उसको ना। कटियार वगैरह ने क्या किया, उनके लोगों ने क्या किया, राजस्थान में जो गोरक्षकों ने जो किया, उसको कैसे भूला जा सकता है। तो ऐसे इस तरीके से छल से आप अगर राजनीति में विजय करते हैं तो उसके बाद में बातें बनती नहीं है। इन्होंने शुद्ध रूप से बातें कही है कि कर्नाटक में ये होता रहा है, देश में ये होता रहा है, इसलिए आप हमें शासन दीजिएगा तो हम बेहतर चलाएंगे। तो ये ईमानदारी का सिलसिला है जिसको कि भारतीय जनमानस बहुत पसंद करता है। लेकिन जो नाटकीय तत्व हैं, जो कुटिल तत्व हैं, वो इन चीजों को ढक लेते हैं। उनको अगर पहचानने का सिलसिला, ऐसा लगता था कि आम जन शायद पहचान नहीं पाएगा, लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में चाहे कांग्रेस के पास में स्पष्ट बहुमत हो या न हो, लेकिन विजय का जो सिलसिला बनता है वो इनको मजबूती देगा, राष्ट्र में, पूरे देश में। देखिए आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि दो राज्य हिमाचल के बाद में अगर कर्नाटक में सरकार बनाती है कांग्रेस, जो संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन पूरी तरह से जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तभी माना जाना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से जंप किया कांग्रेस ने, 110 से 115 पे चली गई। ये 5 सीट का जो है वो बीजेपी पे थोड़ा सा झटका लगा, 76 से 71 पे चली। खैर ये अभी इसी तरह से ऊपर नीचे होता रहेगा ये आंकड़ा, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन का काम कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस जिस तरह से लगातार टूट रही थी, नर्वसनेस आ रही थी कार्यकर्ताओं में कि हमारा क्या होगा, वो मुझे लगता है कि बूस्टर डोज का ये काम कर सकते हैं रिजल्ट। मैं प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। प्रमोद जी, बात हवा और उसकी नहीं है, देखिए सभी के लिए ये स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी विकास के एजेंडे से ज्यादा उन्हें भी बजरंग बली ज्यादा भाते नजर आ रहे थे कि बजरंग बली उस पे बात हो। ठीक है कि बजरंग दल के, आपकी बात को मान भी लेता हूं कि बजरंग दल पर बैन की अगर बात नहीं करते तो शायद हो सकता और स्थिति बेहतर होती। देखिए आंधी और तूफान का जिक्र
वोटिंग से पहले तमाम पार्टी के नेता करते हैं कि हम इतनी सीटों के साथ में आ रहे हैं, सत्ता में वापसी कर रहे हैं या फिर सत्ता हम